दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर हाजिर हूं। बहुत ध्यान से एक सवालों को सुनिएगा, समझिएगा और जवाब दीजिएगा। ऐसे ही सवाल दोस्तों आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है इन सवालों को लेकर के। ठीक है, पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल दे रहा है कि पैरा थ्रोबॉल नेशनल गेम्स हुआ था 2026 में, इसका आयोजन किया गया था और इस गेम में राजस्थान को हराकर किस राज्य की महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल दोस्तों। यहां पर लिख भी दिया कि हराया किसे। दोस्तों देखिए, जो चीजें पूछी जाती परीक्षा में उसको छोड़ करके अलग से भी दे दिया कि भाई किसने हराया है, किसे हराया। ठीक है, तो हरियाणा ने हराया है क्या? नहीं, हरियाणा नहीं, उत्तर प्रदेश भी नहीं, बिहार भी नहीं। इस गेम को जीता है झारखंड की महिला टीम ने। जी हां दोस्तों, ये जो गेम है इस गेम का नाम क्या है? इस गेम का नाम है पैरा थ्रो बॉल। ठीक है, पैरा थ्रो बॉल नेशनल गेम। ठीक है, नेशनल गेम 2026 और इस गेम में दोस्तों गोल्ड मेडल किसने जीता है? गोल्ड मेडल। ठीक है, तो गोल्ड मेडल जीता है झारखंड की महिला टीम ने। ठीक है, झारखंड की महिला टीम ने दोस्तों इस को जीता है। किसे हराया दोस्तों? इस टीम ने हराया किसे, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो आपके सवाल में ही दिया है कि हराया किसे है? हराया है राजस्थान को। और आपको बता दूं राजस्थान इसका मेजबान जो है राज्य था, यानी जहां पर इसका आयोजन हो रहा था राजस्थान का झुंझुनू शहर था। ठीक है, तो याद रखेगा इसका आयोजन दोस्तों किस शहर में हुआ? आयोजन, ठीक है, तो आयोजन हुआ था राजस्थान के झुंझुनू शहर में। ठीक है, राजस्थान के झुंझुनू शहर में इसका आयोजन किया गया था, ये आप याद रखेंगे। लेकिन सवाल ये चीज और आता है यहाँ पे, भाई महिला टीम वाला गेम है, क्या इसमें पुरुष टीम की बात किया जाए तो उस गेम को किसने जीता था? अगर मैं यही सवाल आपसे पूछ दूं कि भाई पुरुष टीम का जो गेम था, ठीक है, उसमें किसने जीता है, तब दोस्तों आप क्या अपना उत्तर देंगे? तब आप उत्तर दीजिएगा। आपको लाइन से बताता हूं, सिल्वर, गोल्ड, और आपको लाइन से बताता हूं, पहला गोल्ड याद रखेगा, दूसरा सिल्वर याद रखेगा और तीसरा ब्रॉन्ज याद रखेंगे। ठीक है, ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक। अलग अलग समझाता हूं किसने कौन सा जीता है। आंध्र प्रदेश ने दोस्तों, यहां पर जो आंध्र प्रदेश राज्य है उसने गोल्ड जीता है। ठीक है, ये मैं पुरुषों की बात कर रहा हूं, आंध्र प्रदेश। अच्छा, किसे हराकर जीता था दोस्तों? तो तेलंगाना को हरा करके जीता था। तो तेलंगाना दूसरे नंबर पे आ गया। भाई गोल्ड वाले ने जिसको हराएगा वो तो सिल्वर तो पाएगा ही पाएगा, तो सिल्वर यहां पे हो गया। और तीसरा दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता है हरियाणा ने। ये मैं पुरुष टीम की बात कर रहा हूं। तो देखिए, आपको ना महिला टीम के साथ साथ मैं कुछ पुरुष टीम से संबंधित भी सवालों को बता दिया, क्योंकि परीक्षा में यहां से भी सवाल आ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि महिला टीम वाला ही सवाल पूछे, हम सवाल के आगे पीछे थोड़ा अच्छे से चर्चा करते हैं। ये सवाल के अलग अलग रिश्तेदार हैं, इन सब के बारे में आप जानते रहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रहा है कि भारत में सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने। यह सवाल जब मेरे सामने आया तो मेरे दिमाग में एक नया सवाल खड़ा हुआ। मैंने कहा यार ये एनालॉग क्या होता है? ये आपके भी दिमाग में आ रहा होगा, मैंने सर्च किया। अच्छा, उत्तर पहले बता देता हूं। शुभांशु शुक्ला, जिसको नहीं पता होगा भाई ये अंतरिक्ष में यात्रा पे गए थे, तो बच्चे सोच सकते हैं भाई शुभांशु शुक्ला तो उत्तर नहीं, लेकिन इस सवाल का सही उत्तर शुभांशु शुक्ला नहीं है। आदित्य पांडा सही उत्तर है। राकेश शर्मा याद रखेंगे, पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा किया था, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अंतरिक्ष में गए थे ये राकेश शर्मा, तो पहले थे। लेकिन इस सवाल का जो सही उत्तर वो आदित्य पांडा है। और आदित्य पांडा जो है दोस्तों, इनकी एज की बात कर दें तो इनका एज है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कितना? 17 साल के हैं। अब सवाल ये था हमारे सामने कि भैया सब कुछ तो ठीक है, ये पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री मतलब क्या होता है? ठीक है, ये जो शब्द दे दिया है एनालॉग अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, मैं सोचा ये क्या चीज है, मैंने पूछा गूगल से भाई इसके बारे में बताओ, तो गूगल पे उतना परफेक्ट उत्तर आता नहीं है। इस वजह से मुझे और भी एआई वगैरह का सहारा लेना पड़ा पूछने के लिए कि भाई ये क्या होता है। आपके भी दिमाग में ही सवाल आया, तो एआई ने बड़ा गजब का जवाब दिया। एआई ने कहा देखो, किसी को जब स्पेस में भेजा जाता है किसी व्यक्ति को, तो स्पेस में कैसा माहौल होगा, कैसी चीजें होगी, उसके लिए पहले ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ट्रेनिंग जो दिया जाता है वो स्पेस जैसा वातावरण बना के दिया जाता है कि ऐसा ही, देखिए बात समझिए, गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग अगर आपको चाहिए तो उसके लिए पहले गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा ना।
हम लोग छोटे छोटे थे, लिखने की ट्रेनिंग हम लोग को दिया जाता तो बताया था कि लाइन दो, एक अंडा बनाओ, ठीक है, इस तरह से पूंछ बनाओ, एक क तैयार हो गया। तो सिखाया जाता है ना, इस किसी भी चीज की ट्रेनिंग हो तो आपको सीखना पड़ेगा। उसी तरह से अंतरिक्ष में रहने की हैबिट आपकी तो है नहीं, या किसी व्यक्ति की नहीं है। भाई वहां जाओगे तो कैसा वातावरण होगा, कैसी चीजें होंगी, वो आपको पहले ट्रेंड किया जाता है। बस वही कहलाता है एनालॉग। जब व्यक्ति ऐसी ट्रेनिंग लेता है तो इसी को क्या कहते हैं, एनालॉग कहा जाता है। तो एनालॉग अंतरिक्ष यात्री आप कह सकते हैं वह व्यक्ति होता है जो अंतरिक्ष जैसी, वह व्यक्ति, अलग पेन से लिखे, वह व्यक्ति जो अंतरिक्ष जैसी परिस्थिति, ठीक है, अंतरिक्ष जैसी परिस्थिति का प्रशिक्षण पृथ्वी पर ही मौजूद किसी लैब या प्रयोगशाला में पूरी करता है, ठीक है, पूरी करता है। यानी कुल मिला जुला के 17 साल का जो बच्चा आदित्य पांडा है, इसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि भाई अगर तुमको स्पेस में भेजा जाएगा तो वहां की स्थिति कैसी होगी, इसको इसी धरती पे ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अब आप कहेंगे यार ये भारत का सवाल है, तो भारत में ट्रेनिंग कहां दिया जा रहा है? ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है दोस्तों गुजरात में। गुजरात में एक जगह धौलावीरा, आपने नाम भी सुना होगा हड़प्पा काल में धौलावीरा का। तो ये ट्रेनिंग दोस्तों जो दिया जा रहा है, ये प्रशिक्षण जो दिया जा रहा है, ये कहां पर दिया जा रहा है? ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है गुजरात के धौलावीरा में। कहां पर? गुजरात के धौलावीरा में यह प्रशिक्षण जो है दिया जा रहा है। किसे? याद रखेंगे, आदित्य पांडा को दिया जा रहा है। ये इस सवाल का सही उत्तर है। जब सवाल को उस तरीके से आप पढ़िए, पहले सवाल को समझिए। हमारी क्लास में कुछ रटना नहीं होता है, और ना ही मेरे पास ऐसा कोई तरीका है रामबाण कि मैं आपको 10-10, 5-5 चीज सिखाऊं। जो जरूरत का है उतना करंट अफेयर में आपको निचोड़ देता हूं कि कम से कम देखिए इतनी बात आपको याद रखनी है, ये समझ लीजिए। अगला सवाल सुनिए। अगला सवाल दे रहा है भारत का पहला को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड। जी हां दोस्तों, इसको हाईलाइट कीजिए। को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड हाल ही में किस बैंक द्वारा जो है जारी किया गया? अब मैं आपको बता दूं, कार्ड कई तरह के होते हैं। मास्टर कार्ड होता है, रुपे कार्ड होता है, वीजा कार्ड होता है, ठीक है। ये एटीएम कार्ड जितने भी होते हैं, एटीएम कार्ड में दो तरह के कार्ड होते हैं, या तो डेबिट कार्ड होगा या तो क्रेडिट कार्ड होगा। समझिएगा बात को, ठीक है। एटीएम कार्ड जो होता है, इसमें आप दो तरह के कार्ड को देखते हैं। एक आप देखते हैं डेबिट कार्ड, ठीक है, एक आप देखते हैं डेबिट कार्ड, और एक आप देखते हैं क्रेडिट कार्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड। अब ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कुल 3 तरह की चीजें आपको मिलता है। एक रुपे कार्ड आप देखने को मिलता है, एक वीजा कार्ड होता है, और एक मास्टर कार्ड होता है। ये अलग अलग आप कह सकते हैं कंपनियां हैं, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? अलग अलग कंपनी है जो इससे संबंधित कार्ड जो है जारी करती है। तो रुपे कार्ड जो ये को ब्रांडेड रुपे कार्ड, ये पहली बार जारी किया है आरआरबी बैंक ने। पहली बार किसी आरआरबी बैंक के द्वारा यह जारी किया गया। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज तक किसी भी आरआरबी बैंक ने किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड दोस्तों नहीं जारी किया था। आरआरबी छोटा बैंक होता है, इसको रीजनल रूरल बैंक कहा जाता है, ठीक है। ग्रामीण बैंकों की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहा जाता है इसे, ठीक है। जो आरआरबी होता है, आरआरबी होता क्या दोस्तों? आरआरबी इसे कहा जाता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहा जाता है। और पहली बार दोस्तों ये जो त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, ठीक है, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने जारी किया, ठीक है, बैंक ने जारी किया। लेकिन इसमें सहयोग किसका मिला दोस्तों? इसको हेल्प किया था पंजाब नेशनल बैंक ने, ठीक है। तो याद रखेंगे, पूछ सकता है कि इसके सहयोग से जारी किया, तो बताएंगे दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से इसने जो है जारी किया है। एक नया चीज बताता हूं, अभी हाल ही में आप गूगल पे यूज करते हैं, जी पे, गूगल पे। अभी गूगल पे ने अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। एक्सिस बैंक के साथ गूगल पे ने मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ये नया इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो लिखिएगा दोस्तों, यहां पर एक अच्छा सा सवाल है। गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ
साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसी तरह से याद रखेंगे। इसी तरह से फोन पे जो है, फोन पे आप यूज करते होंगे, फोन पे ने अभी HDFC के साथ मिलकर के क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है। इसी तरह से याद रखेंगे, आप फोन पे भी यूज करते होंगे, ठीक है, फोन पे, ठीक है। तो फोन पे जो है ये HDFC के साथ मिलकर के इसने जो है क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, इसको याद। अच्छा, RRB की स्थापना कब हुआ था, एक अच्छा सवाल ये भी है। 2 अक्टूबर 1975 को RRB की स्थापना हुआ था, ठीक है। कब हुआ था दोस्तों, लिखेगा 2 अक्टूबर 1975 को ये RRB की स्थापना हुई थी। ये भी सवाल दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है। इतना अगर आप जानते हैं इस सवाल के बारे में, इतनी जानकारी अगर आपके पास है, नहीं है तो रखिए, इतनी जानकारी है तो मतलब ये सवाल भी याद रहेगा फ्यूचर के लिए, और बहुत सारे आंकड़े भी आपका। अच्छा, इसमें स्टैटिक जीके कई बार बच्चे ढूंढते हैं, वो भी आपका, अरे भाई ये सवाल आता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, RRB का फुल फॉर्म बताओ, रूरल रीजनल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। ये सवाल आते हैं, स्टैटिक जीके का सवाल हो गया। और यहां पे मैंने और भी जो संबंधित सवाल है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो तैयारी ठीक ठाक आपकी होगी, अपने आप अच्छी तैयारी होगी। आगे देखिए, करा पैट्रिक हार्मिनी ये किस देश के राष्ट्रपति हैं जिनकी अभी भारत की यात्रा करने आए थे, आधिकारिक यात्रा ये करने आए थे, ठीक है। तो कहां के हैं दोस्तों, क्या मेडागास्कर के हैं, नहीं, क्या सिंगापुर के हैं, नहीं, स्वीडन के, नहीं, ये सेशल्स एक देश है दोस्तों, ठीक है, लिखिएगा सेशल्स, ठीक है, सेशल्स, ठीक है। ये सेशल्स के राष्ट्रपति हैं, सेशल्स के राष्ट्रपति हैं, नाम है पैट्रिक हार्मिनी। क्या नाम है दोस्तों, नाम है इनका पैट्रिक हार्मिनी, ठीक है, पैट्रिक हार्मिनी। ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे, और यात्रा करते हुए भारत में किस जगह पे गए दोस्तों, आधिकारिक यात्रा जो इनकी चल रही थी, आधिकारिक यात्रा, ठीक है, इस यात्रा में वो चेन्नई गए हुए थे। कहां गए थे, इस यात्रा में ये चेन्नई। पूछ सकता है ना भाई, कहां भारत में, बहुत बड़ा भारत, कहां आए दोस्तों, तो चेन्नई आए हुए थे, ये आप याद रखेंगे। सेशल्स की राजधानी पूछ सकता है, ठीक है, वहां की मुद्रा पूछ सकता है। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है, क्या है दोस्तों, याद रखेंगे। सेशल्स की राजधानी कहां है, सेशल्स की दो चीजें पूछ सकता है, राजधानी और मुद्रा, ठीक है, राजधानी और मुद्रा। तो इसकी राजधानी है दोस्तों विक्टोरिया। क्या राजधानी इसकी, विक्टोरिया राजधानी है, नाम है विक्टोरिया, ठीक है, विक्टोरिया राजधानी है। और सेशल्सी रुपया, सेशल्सी रुपया यहां का मुद्रा है। ये दोनों बातें दोस्तों आप याद रखेंगे। एक चीज दोस्तों इसी के साथ और आप याद रखेगा, ये जो सेशल्स है ना, ये हिंद महासागर में स्थित देश है, ठीक है, हिंद महासागर में स्थित देश है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, स्वीडन की राजधानी कहां है दोस्तों, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, ठीक है, स्वीडन की राजधानी कहां है, स्टॉकहोम है। सिंगापुर की राजधानी दोस्तों सिंगापुर सिटी है, छोटा सा देश है दोस्तों, ठीक है, सिंगापुर बहुत बड़ा नहीं दोस्तों, सिंगापुर की राजधानी ही सिंगापुर सिटी है, ठीक है। और मेडागास्कर तो आप जानते होंगे, ये अफ्रीका के ठीक पूर्वी हिस्से में स्थित, अरब सागर में स्थित है मेडागास्कर देश, ठीक है। और मेडागास्कर की जो राजधानी है वो एंटानानारिवो है। क्या दोस्तों, एंटानानारिवो, ठीक है, एंटानानारिवो, ठीक है, नानारिवो याद रखें, एंटानानारिवो, ये राजधानी मेडागास्कर की। हम फिलहाल सेशल्स पढ़ रहे थे, सेशल्स की राजधानी क्या है, विक्टोरिया है, ठीक है, ये मैं आपको बता भी चुका हूं, ठीक है। तो इतनी बातें दोस्तों कम से कम आपको पता होना चाहिए। पैट्रिक हार्मिनी के बारे में आपने देख लिया, बाकी आपको नई नई राजधानियां भी पता चल गई, नई क्या, सारे देशों, जो भी देश के नाम आए थे उनकी राजधानियां भी आपको पता चल गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्यारा सवाल और देखिए, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। जी हां दोस्तों, मासिक धर्म स्वास्थ्य को क्या घोषित कर दिया गया, फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया। अगर हम मौलिक अधिकारों की चर्चा करें, ठीक है, बहुत ध्यान देंगे आप यहां पे, ठीक है। अगर हम मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं तो 2-3 बातें आपको पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में होती है, और मौलिक अधिकार से जो संबंधित अनुच्छेद हैं वह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में आते हैं। दोनों बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। और यहीं पर अनुच्छेद 21 जो है, ये अनुच्छेद 21 पूछता है सवाल कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, ठीक है। तो क्या बताएंगे, अनुच्छेद
अनुच्छेद 21। ये अनुच्छेद 21 जो है दोस्तों, ये जीवन जीने की स्वतंत्रता से संबंधित है, अनुच्छेद 21, और उसी के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया है, सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया। तो अनुच्छेद 21 दोस्तों आप यहां पे जरूर याद रखेंगे, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। सवाल एक आपको बताऊं दोस्तों, सवाल ये भी पूछ सकता है आपसे, भैया वो कौन सा केस था? भाई कोई केस रहा होगा ना, उस केस के परिप्रेक्ष्य में ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया होगा कि नहीं अब से ऐसा होगा और इस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार माना जाएगा। वो केस कौन सा था दोस्तों? वो डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत संघ का केस था, ठीक है। वो केस कौन सा था ये आपको नहीं पता होगा, आज जान लीजिए आप, ठीक है। तो डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत संघ, ठीक है, बनाम भारत संघ, ठीक है, भारत संघ का एक केस है दोस्तों 2026, ठीक है, जिसमें यह निर्णय लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने यहां दिशा निर्देश दिया है, ठीक है, लिखिएगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश यहां पर आया है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पैड का वितरण कहां पर किया जाए दोस्तों? स्कूल वगैरह में किया जाए, स्कूल में किया जाए, ताकि वहां पर इस चीज को लेकर के जो लड़कियां बहुत ज्यादा मतलब भावुक हो जाती हैं या उनके ऊपर बड़ा दबाव बनता है, वो चीजें नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये सैनिटरी पैड जो है, ये पैड किसकी बात कर रहा हूं? सैनिटरी पैड की बात कर रहा हूं, ठीक है, सैनिटरी पैड की बात कर रहा हूं। तो ये पैड का वितरण दोस्तों स्कूल वाले करेंगे, ऐसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ये डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत संघ का मामला था। कुछ नया जानिए ना, हमेशा घिसा पीटा मत पढ़िए, हमेशा कुछ नया जानने का प्रयास कीजिए। तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो अपने आप जो है चीजें आपको याद हो जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, अभी तो आप यूट्यूब पे ये करंट अफेयर की क्लास देख रहे हैं, हमने आपको यूट्यूब पर ना एक एक विषय डिटेल में पढ़ा दिया, जैसा आप चाहते हैं वैसा पढ़ाया हूं, बस एक बार जाके आपको देखना जरूर होगा, ठीक है। अब तक मैं 8 विषय पढ़ा चुका हूं, जिसमें एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, पूरा संविधान, पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 8 विषय पढ़ा दिया। 9वां विषय अभी बायोलॉजी की क्लास चल रही है, आप आइए ज्वाइन कीजिए। आज नहीं ज्वाइन करेंगे तो कभी ना कभी ज्वाइन जरूर करेंगे इस क्लास को, ये मेरा मानना है। बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूं और इसको पढ़ाते हुए 560 दिन हो गए मेरे, कितना 2 साल होने वाला है। 2 साल से लगातार मैं मेहनत से आपको एक एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, कहीं एक ऐसा टॉपिक नहीं है जिसपे हमने चर्चा नहीं किया, डिटेल में दोस्तों बात किया हूं। आप पढ़ के देखिए, आनंद आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, करा भारत सरकार द्वारा दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, क्या दिया दोस्तों? दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत हाल ही में कहां से किया गया है, ये आपको बताना है। ये मिशन कहां से स्टार्ट किया गया, मैं आपको बता दूं दोस्तों, ठीक है। दलहन उत्पादन, या आप कह सकते हैं सर्वाधिक दलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला सवाल मुझे बताइए, सर्वाधिक दलहन उत्पादक राज्य, भारत में सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन दोस्तों कौन करता है? तो आप जानते होंगे मध्य प्रदेश करता है, ठीक है, ये एक बात याद रखेंगे। लेकिन अगर आपसे परीक्षा में सवाल आए कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहां पे है, तो बताइएगा दोस्तों, यह केंद्र है कानपुर में, ठीक है। चीनी अनुसंधान केंद्र और दलहन अनुसंधान केंद्र, ये दोनों अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहां पर हैं? ये कानपुर में। चीनी वाला भी यहीं पे, दाल वाला, तो मैंने कहा था दालचीनी याद रखना, ठीक है। लेकिन अब मैं एक नया सवाल आपको दे रहा हूं, इस दलहन के आगे लिखेगा खाद्य, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप बताइए खाद्य दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? नया सवाल है, ठीक है, नया सवाल। उसी सवाल को मैं थोड़ा अलग तरीके से पूछ रहा हूं, ठीक है। खाद्य दलहन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर दोस्तों? जैसे ही खाद्य लग जाए दलहन के साथ, अब उत्तर कानपुर मत दीजिएगा भैया, निवेदन है। अगर अभी भी कानपुर दे दोगे गलत हो जाएगा। अब की सीहोर बताना, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, समझना बात को। खाद्य दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर दोस्तों? तो बताइएगा, ये मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में। कहां पर है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश के
मध्य प्रदेश के कहां पर है, सीहोर जिला में, ठीक है, सीहोर जिला है, वहां पर दोस्तों स्थित है। थोड़ा सा लीक से हटके सवाल है, ठीक है। चलो कुल मिला जुला के अभी हमारा उत्तर क्या है ये बताइए सर, कि कहां पर ये दलहन आत्मनिर्भर भारत मिशन जो है शुरू किया गया, तो इस बारे में सर थोड़ा चर्चा हो जाए। ये तो उसके अगल बगल चर्चा हो गया। सवाल था दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, ठीक है। ये जो मिशन था दोस्तों, ये इस मिशन के तहत क्या किया जाएगा, कहा गया 1000 मिल स्थापित किए जाएंगे। क्या कहा गया दोस्तों, इस मिशन के तहत क्या होगा, कहा गया 1000 दाल की मिलें स्थापित की जाएंगी। बहुत बढ़िया भाई, दलहन की मिल होगा जी। इस 1000 में से 55 एमपी में होगा, ये भी याद रखो, ठीक है। 1000 में से क्या कहा गया, 55 मिल कहां पे होगा दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में स्थापित होंगी, ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थापित होंगी। ये बात भी आप याद रखेंगे, इतना बात कम से कम आपको पता होना चाहिए। अब इसमें फंसाने लायक बहुत कुछ है। अगर ये सवाल अभी खाद्य दलहन पूछ देना, 99% बच्चा गलत करेगा। आप ही बताओ गलत करेगा कि नहीं यार, ईमानदारी से बताओ गलत करेगा। ये सवाल अगर खाद्य वाला देता और मैं आपको ये चीज ना बताता, आपसे गलती होती कि नहीं। हर बच्चा कानपुर जवाब करता। एक टीचर का कर्तव्य बनता है कि बच्चे को यह सिखाए कि क्या ध्यान देना है। किताबी ये बात गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन एक अध्यापक का काम क्या है, यह समझाना कि कौन सी गलती आपको नहीं करना है, किस बात पर ज्यादा ध्यान देना है। खाद्य शब्द पे ध्यान देना है, क्योंकि नहीं ध्यान दिए तो कानपुर उत्तर किए गलत हो जाएगा जवाब। फिर बाद में ना कहना आप हमसे कि नितिन सर ने बताया नहीं, नितिन सर ने समझाया नहीं। ये इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे देखिए, अगला सवाल दे रहा दोस्तों। ओहो, इस सवाल को कट कर दीजिए, ठीक है, इस सवाल को कट कर दीजिए, क्योंकि ये अभी 2026 में नहीं, अब इसके बारे में चर्चा हम बाद में करते हैं। इसको देखिए, क्योंकि इस तरह का कोई अभी सम्मेलन ही बिम्स्टेक युवा सम्मेलन, अभी इस तरह का कोई सम्मेलन जो है नहीं हुआ है, ठीक है। अभी इसके बारे में चर्चा बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको, पहले आगे का कर लीजिए, फिर अभी मैं वहां समझा भी दे रहा हूं आपको। चलिए एक नया सवाल आपसे पूछ लेता हूं मैं, ये छोड़िए सवाल, ये गड़बड़ सवाल हो गया। इसके पहले वाला जो सम्मेलन हुआ था 2025 में, जो सम्मेलन हुआ था वो गांधीनगर हुआ था। इस सवाल को मैं चेंज करने वाला था, इस सवाल को चेंज कर लीजिए आप सभी, ठीक है। और एक सवाल बताइए मुझे, हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री बने, हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बने हैं, ये आपको बताना है। अब आपके सामने ऑप्शन दे रहा हूं मैं, जैसे मान लीजिए लिख लिया आपने फूमियो किशिदा, ठीक है, फूमियो किशिदा, ठीक है, या शिंजो आबे क्या गजब का काम कर, मतलब ऑप्शन भी दे रहा हूं और बगल में कट भी करते चल रहा हूं कि ध्यान देना ये उत्तर नहीं है। ये सब यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे भाई। अभी जो नया बने हैं ना, उनका नाम है तकाएची, ठीक है, सनाए तकाएची, ठीक है, लिखेगा सनाए तकाइची। और ये दोस्तों बनी है, संजोग देखिए, ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री है, ठीक है, जापान की पहली महिला क्या है दोस्तों, प्रधानमंत्री है। कितना अच्छा सा सवाल है ना। आज तक जापान में कभी कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी थी, पहली बार सनाए तकाइची ये महिला प्रधानमंत्री बनी है। इनको और आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके पहले शिगेरू इशिबा का नाम याद रखेगा, शिगेरू इशिबा, ठीक है, एक और थे, ठीक है, शिगेरू इशिबा। ये भी आपका जवाब नहीं है, 4 ऑप्शन में जो गलत है। तो ये जापान की जो है प्रधानमंत्री बनी है, ऐतिहासिक जीत इन्होंने दर्ज किया दोस्तों, ठीक है। अच्छा एक सवाल ये बताओ, जापान की राजधानी क्या है, जापान की मुद्रा क्या है? सर हम जानते हैं जापान की राजधानी क्या है, बताओ, हम तो इंतजार ही कर रहे हैं, बताओ, ठीक है सर, हम बताएंगे राजधानी। जापान की राजधानी है सर टोक्यो, और जापान की मुद्रा का नाम है एन, यही है ना, बहुत बढ़िया, ये 1 नंबर का जवाब दिए हो, बिल्कुल सही जवाब भाई। लेकिन अब जो सवाल मैं पूछूंगा ना, वो सवाल का जवाब आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि ये जो टोक्यो है, ये किस द्वीप पर स्थित है? जापान कुल 4 द्वीपों पर बटा हुआ है, तो दोस्तों उसमें से जो टोक्यो है ये किस द्वीप पर स्थित है? ये तो नहीं पता सर, बहुत कठिन सवाल पूछ दिया, यही तो स्टैटिक जीके है। ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। ये जो टोक्यो है ये किस द्वीप पर है दोस्तों? तो हमेशा याद रखिएगा ये होन्शु द्वीप पर स्थित है, ठीक है। टोक्यो जो है ये
होन्सु द्वीप पर स्थित है, ये आप याद रख। इधर वाला कट कर लीजिए, कोई घबराने, ये मेरी क्लास में मैं एडिट नहीं करता यार, मेरे बस की बात नहीं है। कभी कुछ गलत हो जाए, मैं कभी एडिट नहीं करता, मुझसे गलती हो जाती है हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूं, मैं मशीन तो हूं नहीं, गलती मेरे से हो सकती है। अब यहां टाइपिंग वाले से गलती हो गई, ठीक है, सवाल कुछ और था, ढूंढ के मैंने दिया था कि इस सवाल, लेकिन बाद में पता चला नहीं, अभी 2026 वाला आंकड़ा है ही नहीं, 2025 का आंकड़ा तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस सवाल को उसने गलती से लिख दिया, मैंने बोला भी था चेंज कर लेना, बट नहीं हो पाया चेंज, कोई बात नहीं, मैंने चेंज करा दिया आपको, ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं। नए हाल ही में अभी नई नियुक्ति हुई प्रधानमंत्री का, इसलिए आपको ये जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। लगभग 352 के आसपास सीटें जीती थी, 400 कुछ की थी, तो पर्याप्त है, एकदम बहुमत से ऊपर है, कभी काफी ऊपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026, ठीक है, ये गजब का इंडेक्स है दोस्तों। ये इंडेक्स ये बताता है कि कौन से देश के पास कितनी सैन्य शक्ति है। और आपकी भी तो इच्छा बहुत जानने की है कि सर हमें बताइए किस देश के पास कितनी सैन्य शक्ति है, हम भी सर ये जानना चाहते हैं। तो दोस्तों ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, ये कहता है कि सबसे ज्यादा ताकतवर जो देश है वो अमेरिका है। और ये आज से नहीं है, ये 2005 से है, ठीक है, 2005 से लगातार नंबर 1 पर दोस्तों कौन है, ये अमेरिका है। आज तक इसको कोई पीछे नहीं कर पाया। सबसे ज्यादा सैन्य शक्ति किसके पास है, ये अमेरिका के पास है। दूसरे नंबर पे याद रखेगा दोस्तों, दूसरे नंबर पे रूस आता है। तीसरे नंबर पे आप याद रखेगा दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है चाइना, जी हां, चीन दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है। चौथे नंबर पे जो देश है दोस्तों वो है भारत, ठीक है, भारत दोस्तों याद रखेंगे, भारत का स्थान जो है वो चौथा है। पांचवें नंबर पे जो देश है दोस्तों वो है दोस्तों दक्षिण कोरिया, हाँ दक्षिण कोरिया, ये पांचवें नंबर पे देश है। छठे नंबर पे जो देश है दोस्तों वो देश है आपका, छठे नंबर पे जो देश है वो है फ्रांस, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सैन्य शक्ति वाली बात कर रहा है, इस आधार पे देखेंगे, क्योंकि आपसे शीर्ष वाला पूछा था, तो शीर्ष पर दोस्तों कौन देश है, अमेरिका। हम तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां तक जानते हैं, कोई आके बात कर ले हमसे, समझ गया ना। ये आप भी जानना चाहते हो, जान जाइए, ठीक है। तो इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा, बड़ा प्यारा सा इस सवाल है। अगला सवाल देखिए, करा विश्व दलहन दिवस दोस्तों किस तिथि को मनाया जाता है, कौन सा दिवस है, विश्व दलहन दिवस, ठीक है। आज मैंने आपको दो चीज दलहन के बारे में बताया कि आप याद रखेगा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ठीक है। ये दोस्तों आपने पढ़ा कि सर ये कानपुर में है, लेकिन अगर यहीं पे ये पूछ दे खाद्य दलहन अनुसंधान संस्थान, खाद्य दलहन अनुसंधान संस्थान, तब हम क्या बताएंगे, तब हम बताएंगे सीहोर में है, और सीहोर पड़ता है दोस्तों मध्य प्रदेश में, कानपुर पड़ता है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ये चीज हम याद रखेंगे। अब हम आगे बात करते हैं, ये जो दलहन दिवस की बात कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो दलहन दिवस है मनाया जाता है 10 फरवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, विश्व दलहन दिवस, विश्व दलहन दिवस ये कब मनाया जाता है दोस्तों, ये हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। ये सब छोड़िए, फरवरी महीने के एक दो इंपॉर्टेंट दिवस मैं बताता हूं, उसको आप जरूर याद रखिएगा। फरवरी का जो इंपॉर्टेंट दिवस है, एक दोस्तों मनाया जाता है सरोजनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री तो सुचित्रा कृपलानी थी, पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। उनकी जयंती के अवसर पर दोस्तों मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, फरवरी में 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। इसको आपको नहीं भूलना है, ठीक है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाता है। एक बात, दूसरी बात, सरोजनी नायडू का जयंती है, ठीक है। सरोजनी नायडू जयंती भी दोस्तों इसी दिन मनाई जाती है, ये अलग से आप याद रखेंगे। बीच में एक और याद रखेगा, विश्व में महिलाओं एवं लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यह भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, अभी तक तो परीक्षा में नहीं आया। महिला दिवस यार वो 8 मार्च वाला है, उसको मार्च में, उसको यहां नहीं छेड़ना। मैं कह रहा हूं विश्व में महिलाओं एवं लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो दोस्तों, ठीक है, वो 11 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। लिखिएगा अलग से इसे, विश्व में महिलाओं एवं लड़कियों के लिए
अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये भी राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। कब? 11 फरवरी को। जबकि महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ध्यान देंगे, महिला दिवस, महिला दिवस कब मनाया जाता है? महिला दिवस तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को, ठीक है, 8 मार्च को, ठीक है। एक और बढ़िया सा है, 20 फरवरी को मनाया जाता है वो सामाजिक न्याय दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस, और 28 फरवरी को मनाया जाता है विश्व विज्ञान दिवस। तो ये सब भी दोस्तों आप याद रखिएगा, बढ़िया सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करा भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली आधारशिला अच्छा, तो मैं आपको बताया था, ये रिपीटेड सवाल हो गया है, ठीक है। चलिए अब यहां पे दोस्तों क्या है, याद रखेंगे, भारत की पहली है तो ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत की पहली क्वांटम, ठीक है, पहली क्वांटम वैली, ठीक है। क्वांटम वैली दोस्तों, इसकी आधारशिला रखी गई कहां पर? याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में। कहां पर दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में कहां पर दोस्तों? तो याद रखेंगे अमरावती में। कहां पर? अमरावती में, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अमरावती सही हो जाएगा। भुवनेश्वर, लखनऊ और बेंगलुरु मत कीजिएगा। हाँ, बेंगलुरु को क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली। चलिए, सिलिकॉन वैली का बात आ गया तो मुझे बात बताइए, विश्व का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? ध्यान समझिएगा, विश्व का, जैसे बेंगलुरु भारत का, उसी तरह से विश्व का सिलिकॉन वैली ये किसे कहा जाता है? तो विश्व का सिलिकॉन वैली दोस्तों ये अमेरिका में स्थित है। कहां पर दोस्तों? ये अमेरिका में स्थित है। भाई अमेरिका तो बहुत बड़ा देश है, तो जैसे भारत को सिलिकॉन वैली नहीं कहा जाता, भारत में बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, उसी तरह से विश्व में अमेरिका को नहीं कहा जाता। अमेरिका में एक जगह दोस्तों सांता क्लारा घाटी, कौन सा जगह है? सांता क्लारा घाटी, इसे कहा जाता दोस्तों। ये आपके लिए बढ़िया और नया सवाल है, ठीक है। एक चीज और आप याद रखेंगे, ये एक राष्ट्रीय क्वांटम मिशन चल रहा है, उसके तहत इसको जो क्वांटम वैली की बात करें, इसकी आधारशिला जो रखी गई है, इसको राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2023 में मिशन स्टार्ट हुआ था, उसके तहत रखा गया है। 6000 करोड़ रुपए यहां पर इस मिशन पर खर्च करने की बात थी, तो इस सब पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। यह मिशन दोस्तों कब चला था? यह मिशन 2023 में शुरू किया गया था, ठीक है। और इसके तहत दोस्तों यह रखा गया कि हम 6000 करोड़ रुपए क्या किया जाएगा? खर्च करने का यहां पर प्रावधान किया गया, और लक्ष्य रखा गया कि भारत में 2031 तक, ठीक है, भारत में क्या किया जाएगा? एक टाइम पीरियड रखा गया कि 2031 तक ये क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे, ठीक है। ये दोस्तों लक्ष्य रखा गया, और उसी लक्ष्य को लेकर के ये पहला क्वांटम वैली का निर्माण किया जा रहा है अमरावती में, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो जब सवालों को इसी तरह से तोड़ जोड़कर समझ के पढ़ते हैं, अच्छी तैयारी होगी आपको। आप भरोसा कीजिए, आप पढ़ के देखिए, दोबारा करंट अफेयर का कोई भी सवाल कभी भी आपके सामने आएगा ना, आपको खुद ही लगेगा कि सब पढ़ा सा है, कहीं कुछ अटकने वाला नहीं है। मेरे पर भरोसा करो, पढ़ते चलो, कभी भी रास्ते में आपको करंट अफेयर के सवाल मिलेंगे, आपको अपने आप लगेगा, महसूस होगा कि हाँ सर ये तो आसान है, तो पढ़ा सा लग रहा है, अपने आप उत्तर देंगे। हमारे पेड कोर्सेज भी आ चुके हैं। अगर आपको भरोसा हो नितिन सर पर कि मैं अच्छा पढ़ा लेता हूं, अच्छा समझा देता हूं, तो प्लीज आप एक बार हमारे पेड कोर्स का डेमो जरूर देखिए। देखिए, मैं परचेज करने के लिए आपको दबाव नहीं बनाता, मैं कह रहा हूं डेमो देख लो। डेमो हमारे यहां फ्री है। ऑनलाइन क्लास में डेमो देता नहीं कोई, सिर्फ मेरे अलावा या हमारे प्लेटफॉर्म के अलावा। तो आप आके एक बार डेमो देखिए, पसंद आए तो क्लास ज्वाइन कीजिए, नहीं पसंद आता तो कोई बात नहीं, जहां से आपको समझ में आए भाई वहां क्लास ज्वाइन करो। कुल मिला जुला के सिलेक्शन लेना इंपॉर्टेंट है, किसकी क्लास पढ़ रहे हैं किसकी नहीं, ये नहीं। मैं तो इसलिए बुलाता हूं कि मेरी समझ में आ जाए तो ठीक है, अच्छी बात है ना। तो एक बार मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, निश्चित रूप से समझ में आएगी, ये मैं गारंटी देता हूं आपको, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, यही निवेदन आप सभी से। धन्यवाद।